बताइए टेबल 2 बहुत आसान है आपके लिए, 5 का 10 का ये टेबल्स बहुत आसान है, आपको इनके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। क्यों नहीं करने पड़ते हैं कि जब हम बच्चे थे, जब छोटे क्लासेस में थे, तो हमारे पीछे इन्हीं टेबल्स को याद करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए गए हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे तो बहुत यहाँ पे डंडे मारने का डर रहता था। हमारे जो मास्टर जी थे वो यहाँ मारते थे ठक ठक ठक, तो उनसे बचने के लिए मैं तो याद करता था हमेशा भाई, तुरंत बोलेंगे तुरंत सुन लो जी, मुर्गा नहीं बनना, डंडे नहीं खाने, इसलिए याद करना है। जो नहीं करते थे उनका बहुत डंडे पड़ते थे। अब क्यों याद रहता है सब? क्योंकि हमने उस टाइम पर 1000 टाइम्स रिवीजन किया होगा उन फैक्ट्स का। अब उसके लिए आपको स्पेशल रिकलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई विश की जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, एंटायर जो हमारा सिलेबस है उसका इतनी बार मल्टीपल रिवीजन ऑटोमेटिकली होता रहना चाहिए 24 आवर्स में, कि वो आपके लिए एफर्टलेस प्रोसेस हो जाए, उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े आपको। तो इसको तरीके से जैसे मैं कराता हूँ डेली, आपको 15 मिनट में देखो पूरा चैप्टर हो गया है ना, इस तरीके से आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे और एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक्स पर। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक? हम लोग ये पढ़ रहे हैं, है ना, दिस वॉज वेरी गुड। डोली मेहता आप पास हो गए 2 के पढ़े में देखिए आप लोगों ने कितना फास्ट लिखा। ऐसे ही आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिखने हैं। सो आई कम टू दिस टॉपिक, वी हैव बीन स्टडीइंग, दिस इज व्हाट आर्टिकल 13.1 it deals with the pre-constitution laws, article 13.2 it deals with the post-constitution laws, article 13.3 deals with the what law includes, and 13.4 gives a rule that article 13 does not apply to the constitution amendment. This is the scheme and this is the 13 clause 1 हम लोगों ने पढ़ी है, that all laws in force immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, insofar as they are inconsistent so far with the provisions of this part shall be void. देखिए मैं तेज से क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें लोग मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, आपको सिर्फ मुझे उस रिदम पर लेकर के आना है। और जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, सही है। तो दिस इज द फर्स्ट 13 क्लॉज फर्स्ट है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि जितने भी लॉज ऐसे कौन से लॉज है, इनको क्या हम बोलते हैं? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है। क्यों बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज? बिकॉज दे वर पास्ड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वर इन फोर्स। उससे पहले ही 26 जनवरी 1950 से ही पहले वो लागू थे, एनफोर्स थे, इसलिए हम उनको बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। उसके बारे में रूल क्या आया था 13 क्लॉज 1 में? रूल इज दिस, इफ दिस लॉ, जिसे हम कह रहे हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलते हैं, इफ दिस प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज inconsistent with the provisions of this part, means if it is inconsistent with the provisions of fundamental right, then this shall be held to be void. इसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। कहां तक घोषित करेंगे? to the extent of inconsistency, जितनी असंगतता होगी, जिस डिग्री तक वो inconsistent होगा, to that extent it shall be declared to be void. इसके बेसिस पर हम लोगों ने शुरू किया था, this is the basis of 13 clause 1 and on the basis of this we discussed this doctrine of severability yesterday. Doctrine of severability की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आए थे। and what is this? when a part, what I am saying, when a part, एक भाग of the statute is declared unconstitutional, अगर किसी उसका पार्ट का एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, then the what is the question? Question is this, whether whole of the statute or only that part which is unconstitutional should be declared void. क्या संपूर्ण का संपूर्ण कानून, पूरा का पूरा कानून, या केवल वही भाग जिसको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है उसको void घोषित किया जाए? तो एक ये क्वेश्चन है हमारे सामने, दिस द क्वेश्चन, एंड टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट हैज डिवाइज्ड द डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। इस कौन से क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर एक पार्ट, कितना? ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, मींस इफ दिस इज the law and only this part
is declared to be unconstitutional, तो whether this whole act should be declared unconstitutional or only this part which is unconstitutional should be declared void. And for that purpose Supreme Court had devised the doctrine we call doctrine of severability. क्या कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? कल हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो 5 मिनट में रिवीजन करना है हमें इसका. दिस डॉक्ट्रिन मीन्स व्हाट? दैट ऑफेंडिंग प्रोविजन मीन्स द प्रोविजन which has been declared unconstitutional. Offending provision means the provision which is inconsistent with the fundamental rights. वो provision जो कि offending है, जिससे कि आपको irritation होती है. Offending का मतलब ये हुआ, यानी कि जो fundamental rights यानी कि मूल अधिकारों से असंगत है. It is offending fundamental rights. तो we are calling this provision as offending provision. If this can be separated from that which is constitutional, इसको समझिए. अगर ऐसा है कि अगर इसको मैंने समझाने के लिए कल आपको एक पिक्चर दिखाई थी, वो ये थी. If it is there, this. Suppose this branch, this picture, focus on this picture. यहां से जहां से हम कट कर रहे हैं इस पार्ट को, this provision, this branch is the offending provision. Suppose imagine it, this complete tree, this tree is an act. This tree is representing an act. ये पूरा का पूरा जो वृक्ष है, जो पेड़ है, ये एक कानून को दर्शाता है, कानून को बताता है. और इसका एक पार्ट, एक टहनी जो है, this is declared to be unconstitutional. This part is infringing your fundamental right. Therefore, now question before you is that whether this whole of the tree should be cut down. क्या इस पूरे पेड़ को काट देना चाहिए या केवल उस टहनी को काटना चाहिए? इस क्वेश्चन के जवाब के लिए कौन सी थ्योरी आई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आई थी. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इसको सेपरेट किया जा सकता है, इफ दिस पार्ट, दिस इज द ऑफेंडिंग प्रोविजन, इफ इट कैन बी सेपरेटेड, समझे आप? देन मैं इसको लेके जाता हूं वहीं पर ही, एक मिनट. अब सही है. If the offending provision can be separated from the constitutional, then only that part which is offending is to be declared void and not the entire statute. जब अगर हम केवल इसको हटा सकते हैं तो पूरे के पूरे पेड़ को नहीं डिक्लेयर करेंगे यूजलेस, केवल उस टहनी को करेंगे. तो ये आप इसका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मीनिंग है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. प्लीज राइट डाउन यू अंडरस्टैंड इट. मैं आगे बढ़ता हूँ. यूज योर पब्लिक चैट. व्हाट वर द बेसिस ऑफ दिस? यूज योर पब्लिक चैट. द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ दिस आर्टिकल 13 की कौन सा फ्रेज था? टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी शैल बी वॉइड. इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो बेस है, बिकॉज दे आर यूजिंग द वर्ड व्हाट, दिस, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, है ना. इसकी वजह से कल हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए बहुत उतना टाइम लगाएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. द केस वी हैव डिस्कस A.K. गोपालन. इन दिस केस दिस वाज द सेक्शन 14, जिसको कह सकते हैं हम लोग ऑफेंडिंग प्रोविजन. तो यू कैन से दिस इज so offending provision. This is the section 14 is the offending provision here, and this was declared to be ultra virus. This section 14 of the Preventive Detention Act was declared to be ultra virus, and in this case
देखिए एक ही पार्ट, बहुत सारे सेक्शन हैं इसमें, लेकिन उसमें से केवल ओनली वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 14, दिस वाज डिक्लेयर्ड टू बी अल्ट्रा वायरस. तो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, दैट इम्प्यूग्ड एक्ट माइनस दिस सेक्शन, दैट इज व्हाट इज दिस, PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, PDA 1950 माइनस सेक्शन 14 कैन रिमेन इफेक्टिव. यानी कि पूरे एक्ट में से आप आर्टिकल 14 हटा दीजिए, तो जो बचेंगे सारे सेक्शंस, दैट शैल रिमेन अनइफेक्टेड. व्हाई? बिकॉज द ओमिशन ऑफ द सेक्शन विल नॉट चेंज द नेचर और द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन. कि इफ यू रिमूव दिस आर्टिकल 14, even after removing that, the nature or the structure of the subject will not subject of the legislation will remain unchanged. उसकी नेचर पर कोई अंतर नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वजह से. ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, आप थोड़ा सा देखिए. तो therefore decision that section 4 is ultra virus but does not affect the validity of the rest of the act. सही है. चलिए, नाउ नेक्स्ट केस वाज ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा. इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था. कौन सा केस था? बॉम्बे BPP एक्ट, बॉम्बे प्रोविजन एक्ट 1949. ये क्या था? द प्रोविजंस व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड एज डू नॉट अफेक्ट द एंटायर स्टैट्यूट. सेम बात को उन्होंने रिपीट किया था. स्टेट ऑफ बॉम्बे, तनवीर अहमद जी, मैं आप नहीं जानते, मैं उस टाइम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. मेरे दिमाग में ये होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी लॉ नहीं पढ़ा होगा, उसको किस तरीके से उसके दिमाग में घुसाया जाए कि वो जिंदगी भर याद रखे उसको. मैं गारंटी, आज 50 लोग बैठे हुए हैं इस क्लास में, अभी कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे, कल तो 56 है. आई कैन गिव यू इन राइटिंग, और ये भी राइटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है. अगर आप लोगों ने मेरी ट्रिक्स को फॉलो किया तो मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम में जज बने हैं. शर्त यह है कि आप लोगों ने, मुझे सिर्फ डर ये लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया स्टूडेंट्स के प्रेशर में कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ो, क्योंकि स्टूडेंट्स कंपेयर करने लगे थे उस कोचिंग में, तो सर ये भी पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है तुम भी पढ़ लो. लेकिन उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, जितना कोर्स कराया जाता है उतने की जरूरत भी नहीं होती है. सिर्फ इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, रिविजन की ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा सभी का. XYZ, मतलब अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये हो कि वो मूर्ख है, वो बहुत आलसी है, तो आलस्य त्याग दे. मूर्खता या वो सारी चीज तो मैं खुद देख लूंगा. बस आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से, जैसे मैंने किया है, कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने एक्चुअली आपके लिए. नथिंग इज लेफ्ट फॉर यू कि आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, वो सारा काम तो मैंने कर डाला. तो बहुत दिमाग लगाता हूं. अभी अगर आप लोगों ने IPC पढ़ ली मुझसे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, या और सब्जेक्ट पढ़ लिए CPC वगैरह, देन यू विल फील कि क्या क्या हो गया है ना. सो चलिए क्लास आगे बढ़ते. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप भी प्लीज मेहनत करें इसके बारे में, रिवीजन करके दें बढ़िया तरीके से. आगे बढ़ते हैं. तो सेम थिंग वाज हेल्ड इन दिस केस ऑफ बॉम्बे बलसारा. नाउ दिस वाज एन एक्सेप्शन फॉर दिस. यहां पर हम लोग आगे बात बढ़ रहे थे, इस तक लेकर आने थे. दिस जनरल रूल इज सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन. यहां से हमें थोड़ी सी आगे बात बढ़ानी है. यहां पर शायद हम लोग कल यहीं से थे. ओके, अब इसका एक एक्सेप्शन है. देखिए क्या रूल था, जनरल रूल क्या था, मैं आपको दिखाता हूं. यहां पर ये हाँ, देख, आई ब्रिंग दैट स्लाइड फॉर यू, प्लीज सी दिस. इस स्लाइड को मैं वहीं ले जाता हूं, एक्सेप्शन वाली स्लाइड पर. देखिए ये जनरल रूल है आपका, है ना. इफ द ऑफेंडिंग प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल, देन ओनली दैट पार्ट विच इज ऑफेंडिंग इज टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड. कि जो प्रोविजन आपका, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो अभी ये आधी बात लिखी है स्क्रीन पर कि क्या लिखा है कि अगर ऑफेंडिंग प्रोविजन को अलग कर सकते हैं आप. दो पार्ट हो गए ना, एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक पार्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट कैन बी सेपरेटेड
तो you separated only that. So this general rule is subject to what? One exception. And what is this? This is what? Please read this and now we will discuss it. और यहाँ इसको मैं समझाने के बाद पूछूंगा कि आपको ये बात समझ में आई नहीं आई. If the valid portion is so closely mixed up, please see this. कौन सा portion? Valid portion is so closely mixed with the invalid portion that it cannot be separated without leaving incomplete or more or less mingled remainder, then the courts will hold the entire act void. क्या कह दिया ये? देखिए क्या समझ रहे बात ये, इसको ऐसा समझिए. इस नेक्स्ट में इसको देखिए अच्छे में. If the valid portion is so closely mixed with the invalid portion, ये सिचुएशन है. This is the situation कि valid part, जो valid part, दो पार्ट होगा ना उसमें आपके इस एक्ट के जैसे सेक्शन 4 उसमें देखा हमने अभी ये केस था हमारा AK गोपालन का, है ना. This was for example, so I am giving different colors. Section 14, अरे this is section 14 and blue color is remaining part of this Preventive Detention Act. So you can imagine like this. So now there are two parts. One part is section 14 and other part is what? Remaining PDA Act. Now it is said valid portion को कौन सा हुआ? ये वाला part. If this valid portion is so closely mixed with this part 14 that it cannot be separated. इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता. कैसे? अगर अलग करेंगे तो क्या होगा? Without leaving an incomplete or more or less mingled remainder. अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो रिजल्ट क्या होगा? Then courts क्या करेंगी? Will hold entire act void. समझे आप? So primary test is what? कि whether what remains कि sorry invalid part को हटाने के बाद क्या रह जाएगा ये देखना होगा. What remains is so inextricably mixed with the part declared invalid, then what remains cannot survive independently. अब इसको समझने के लिए ना आपको मैं ये पिक्चर देखिए दोबारा आप ये जो मैंने पहले दिखाई थी, इसको पहले ऐसे समझाता हूँ फिर लैंग्वेज समझिए आप ये. और इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों पिक्चर का अंतर समझना आप लोग, इन दोनों डिफरेंस समझिए आप. देखिए नो व्हाट आई एम सेइंग, सी this yellow part is constitutional. Yellow part of the tree is also constitutional. I hope इसके बाद में आपको सारी टेंशन्स खत्म आपकी. Now this red part is offending provision. This red part of the tree is the offending provision. What? Red is offending, red part is offending, and this yellow part is constitutional part, yellow part of the tree is constitutional part. What is the difference in these two pictures? See, in this picture this offending provision is so mixed with this constitutional. इनकी जो mixing है body की वो इस तरीके से, if you try to take away this part, अगर आप इसको पार्ट को हटाएंगे, if you want to take it away, तो what remains जो रह जाएगा that is useless. अगर आप ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से काटेंगे, आप इन बिटवीन से काटेंगे
तो व्हाट जो आधा पार्ट रह जाएगा बॉडी, दैट इज यूजलेस। तो अगर किसी एक्ट में ये प्रोविजन हो, सपोज नाउ आई एम टेकिंग आउट, सपोज इट इज ए एक्ट, तो इफ द ऑफेंडिंग, अब इस लैंग्वेज को पढ़ना आप देखो, इसको वहीं लेके जाता हूं मैं, कर्सर कहां गायब हो जाता है। इस लैंग्वेज, इसको इस पिक के साथ इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे आप, तब समझ में आएगा। इफ द वैलिड पोर्शन इज सो क्लोजली मिक्स्ड विद इनवैलिड पोर्शन, इफ दिस इनवैलिड पोर्शन रेड कलर्ड इज सो क्लोजली मिक्स्ड विद इनवैलिड पोर्शन, ठीक है, कैसा, दैट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, दैट इट कैन नॉट बी, दिस रेड कलर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द येलो कलर, देन क्या होगा, courts will hold the entire act void. In that case, entire act will be held as unconstitutional. समझे? एंड अगर इसका अपोजिट होगा, लाइक इन दिस पिक्चर, अगर हम रेड पार्ट को हटा भी देंगे, इन दैट केस ट्री कैन सर्वाइव, तो इन दैट केस ओनली दिस पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड void and this part will be declared constitutional and will remain this. तो प्लीज राइट डाउन इन योर पब्लिक चैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर ये आएगा तो फिर बात खत्म। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, अमनप्रीत, अलका, अनुष्का, धेनु, एवरीवन प्लीज फास्ट। एनीवन किनको समझ में नहीं आया हो? सो कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट, नाउ आपको थोड़ा सा ये पढ़ लेनी चाहिए, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं बस। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? अब केवल ये इसकी लैंग्वेज पढ़नी है आप लोगों ने, सो दैट कि आपको लिखना कैसे है। वहां पेड़ और बॉडी तो लिखेंगे नहीं, है ना, ये लिखना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्शन एंड दिस वाज द प्राइमरी टेस्ट। व्हाट इज द प्राइमरी टेस्ट? वेदर व्हाट रिमेन्स, जो रह जाएगा, है ना, इज सो इनएक्सट्रिकेबली मिक्स्ड विद द पार्ट डिक्लेयर्ड इनवैलिड दैट व्हाट रिमेन्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। जो रह जाता है पार्ट, अगर वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ये देखना है कि ये सर्वाइवल हो पाएगा इंडिपेंडेंटली या नहीं हो पाएगा, बस। सो आगे बढ़ते हैं बस। सिमिलरली वाज हेल्ड इन केसेस ऑफ रमेश थापर, चिंतामन राव, ये आप लिख देंगे इस तरीके से। इन केसेस का नाम याद कर लीजिएगा, P फॉर प्रिलिम्स। क्वेश्चन कैसे आएगा लिख लीजिए फटाफट। राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर प्रिलिम्स, राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर प्रिलिम्स। आउट ऑफ फॉलोइंग केसेस प्लीज राइट डाउन। सब लोग, ग्रीशा सोना नहीं है, चलो लिखो। हाँ, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द केस रिलेटिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से संबंधित नहीं है? विच आउट ऑफ फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? सो ऑप्शन ए रमेश थापन, ऑप्शन बी चिंतामन राव, ऑप्शन सी A.K. गोपालन, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। तो व्हाट इज द आंसर?
व्हाट इज द आंसर? तो पैटर्न आप समझ गए आप लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो यू विल हैव टू रिमेंबर द केस लॉज कि विच, और आप कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं इस बात को? आपसे केस लॉज टिप्स पर होने चाहिए. जैसे कि 2 का टेबल आपको याद था, वैसे ही टॉपिक वाइज किस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में ये केस लॉज है, ये आपको रटे होने चाहिए. नोट्स कैसे बनाएंगे इसके मैं दिखाता हूं आप लोगों को. दीज आर द नोट्स. हेडिंग डालिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. ये बन गई आपकी टेबल. सीरियल नंबर 1 2 3 4 5. केस के नाम लिख लीजिए. हो गया. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपनी इन किताबों को बंद करके अच्छी तरीके से फ्रेम में लगवा करके भूल जाइएगा. है कि नहीं है? या एक काम भी कर सकते हैं, अपने भाई बहनों को बोल दो कि छोटा भाई ये वाला केस याद करेगा, बड़ा भाई ये वाला केस याद करेगा, पूरी फैमिली, या खुद करेंगे, है ना? खुद ही करना पड़ेगा. खुद रिवाइज करेंगे. और रिवाइज करेंगे कैसे? मान लीजिए जैसे तनवीर अहमद, आप अगर नहा भी रहे हैं, है ना, तो नहाते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5-6 केसेस जो भी हैं वो आप दिमाग में घुमाते रहेंगे. एक गोपालन चिंतामन, एक गोपालन रमेश थापर, ये इस तरीके से. दैट विल बी ऑलवेज ऑन योर लिप्स और इन योर माइंड. नथिंग एल्स फॉर. उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए. जब तक ये ऐसा ना हो जाए जैसे मौलवी साहब अपनी आयतें पढ़ते रहते हैं, पंडित जी अपनी माला जपते रहते हैं, आप सभी की ये मालाएं हैं, ये केसेस का लिस्ट. रमेश थापड़, एक गोपालन, रमेश थापड़, एक गोपालन, डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी, ये करके इस तरीके से आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. और तब तक कंटिन्यू करते रहिए. ऐसा लगना चाहिए कि आप अगर घोर निंद्रा में भी हैं और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ रचिता व्हाट आर द केसेस, सर एक गोपालन, दिस हाउ. दैट शुड बी मीन्स एफर्टलेस. आपको एफर्ट्स नहीं करनी है, इतनी डिग्री तक उसको लेके जाना है. तो जब तक आप उस डिग्री तक ना पहुंच जाएं तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए. इसी से ही बढ़िया होगा. मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, खुद एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं. दिस इज द बेस्ट पार्ट. मेरा एक्सपीरियंस फेलियर का नहीं है. बहुत सारे कोचिंग में ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे कहीं कुछ नहीं हुआ तो वो कोचिंग में आ गए. जितने भी लीडिंग कोचिंग आज के लिए माना जाता है ना, जिनके नाम चल रहे हैं, उन सब की हिस्ट्री है कि दे कुड नॉट सक्सीड इन देयर कैरियर. उसमें नहीं गए वो, है ना. मैं ऐसा इंसान हूं जो एक क्लास 1 गैजेट ऑफिसर की पोस्ट को छोड़ करके आउट ऑफ माई पैशन यहां पर आया है. आई एम नॉट इन द सर्च ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट. ये बहुत बड़ा अंतर है और वो आपको दिखेगा भी, मेरी क्लास से दिखता भी होगा. किसी से कुछ नहीं हुआ तो इधर आ गया वो. तो मेरे एक्सपीरियंस को आप लोग प्लीज वैल्यू देना. जो मैं बोलता रहता हूँ, सब्जेक्ट तो सिखाना अलग बात है, जब इन बिटवीन जो सिखाता हूँ आप लोगों को वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो हर एक के बस की नहीं है. वो वही कर सकता है जो उस लेवल तक इंटरव्यू देकर आया हो, उस इंटरव्यू क्वालिफाई किया हो, उसने उस अच्छी तरीके से मेन से मार्क्स लेकर आया हो, रिपीटेडली विदाउट फेलियर प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो. तो वो चीज अलग हो गई. और मैं आपको वही से बताता हूँ कि मुझसे कहाँ कहाँ गलतियां होती, मैंने कैसे इंप्रूव किया. मैंने वैसे बताता हूँ आपको. मैं कैसे रिवीजन करता था, मैं ऐसे ही रिवीजन करता था जैसे मैंने आपको बताया है कि हर समय दिन में वही. अगर मैं कपड़े धो रहा हूँ, जैसे हम लोग रहते थे हॉस्टल वगैरह में, तब भी यही काम चल रहा है. दोस्तों से कभी भी मैंने, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मल्टीपल टास्क नहीं किए हूं. अगर मेरा दोस्त आ गया, मुझे पता है कि दोस्त आएगा 2 बजे, 1 घंटा हम लोग गप्पे सप्पे मारेंगे, टाइम खराब होगा, तो 2 काम करूंगा. उसको बिठाऊंगा साथ में, और भी काम, कुछ कपड़े धोने का, घर की सफाई या बुक्स को अरेंज करने का, सारे चलते रहेंगे. हाँ और बता क्या चल रहा है. और चलते फिरते तभी भी अगर फिल्म देखने भी गए हैं, कैन यू इमेजिन इट, फिल्म देखने भी गए हैं, अगर मैं पता 15 मिनट बाद शो खत्म होगा तो मेरे पास आई शो यू, जैसे ये रिमोट है ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इससे छोटी सी एक ऐसी स्पायरल थी, स्पायरल इस तरीके की, है ना, होती है ना स्पायरल, डैडी ऐसे समझिए, इस तरीके के हाँ स्पायरल होती है छोटी सी, इतना समझ लीजिए बस, इतनी ये पॉकेट में आ जाए. उस पर मेरी ऐसी केस लिस्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन्स पर, जितने भी केस टॉपिक वाइज, कहीं पर भी हूं मैं, है ना, निकाली वो
चाहे वो 5 पेज ही पढ़े जाएं, चाहे मैं केवल रीडिंग 10 केस लॉ ही मैंने पढ़े, कहीं पर भी हूं, एनीवेयर, जहां आप कहीं मान लीजिए बस का इंतजार करें, बस के पार नहीं, बस में ट्रेवल तो नहीं किया, ट्रेन में किया, मान लीजिए ट्रेन से ट्रेवल करना है और वहां पे तो आपको टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, बहुत सारी जगह बुक्स उठा नहीं सकते, रिवीजन कर नहीं सकते, तो सिंपल से पॉकेट डायरी निकाली, ठीक है, अब लाइन में लगे हो, तुम लाइन में लगे रहो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आई एम ऑन माई प्रोसेस ऑफ रिविजन एवरी टाइम। क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? क्योंकि हो सकता है किसी आप में से कुछ लोगों ने उसको अगर उसको फॉलो कर लिया तो आई गिव यू गारंटी, मैं ये नहीं कह रहा आप 50 के 50 लोग जज तो बनेंगे ही बनेंगे, अब हो सकता है कोई इस साल बने, कोई 2 साल बाद बने, कोई 3 साल बने, मैं तब मानूंगा जब मेरे स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में वहां तक पहुंचे कम से कम, और ये पक्का हो सकता है अगर आपने ऐसा किया है, ठीक है, तो प्लीज कीप फॉलोइंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें हो गई हैं, लेट्स होप करेंगे आप लोग, कैन यू राइट इट प्लीज, देखता हूं कम से कम कितने ही मान लें, विल यू रिवाइज इट, कैन यू डू इट, प्लीज राइट ऑन पब्लिक चैट, कर पाएंगे आप लोग इस तरीके से? लगता है आप लोगों को ऐसा रिवीजन कर सकते हैं? Now come to this RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेम बातें कही जाएंगी सब में। देखिए RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वाज इलेबोरेटली कंसिडर्ड, डोंट फॉरगेट दिस प्लीज। देखिए इसमें एक खास बात हो रहा है ना, क्या शब्द यूज किया है? RMDC, डॉक्ट्रिन ऑफ RMDC elaborately considered, तो this because of the language used in the textbook, this section becomes more important, RMDC versus, तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा आपसे ये, और जितने केसेस का डिस्कशन किया है, ये केसेस अपने आप में ग्रुप फॉर्म करते हैं 4-5 ये, तो इनके आप सीक्वेंस में ध्यान कर लेना कि कौन सा पहले आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस केस में क्या खास बात थी? विद सेक्शन 2D ऑफ द प्राइज कंपटीशन एक्ट, एक्ट का नाम हो गया ये, कौन सा सेक्शन? 2D। दिस वाज इन्वॉल्व, इट वाज ब्रॉड एनफ टू इंक्लूड कॉम्पिटिशंस ऑफ गैम्बलिंग नेचर एंड कॉम्पिटिशंस ऑफ इन्वॉल्विंग स्किल्स। क्या खास बात है, इसको समझिए। ये जो एक्ट है प्राइज कंपटीशन एक्ट, यहां इसमें सेक्शन 2 was involved in, section 2 was in dispute. So what is the specialty of this act? This act was broad enough to include competition of gambling nature. Gambling nature के competitions को भी डील कर रहा है ये, और skill based competitions को भी ये प्राइज competition act डील कर रहा है इसमें। Supreme Court held what? The provisions of the act were severable and struck down those provisions relating to competitions of gambling nature. The provisions which were dealing with the competitions of gambling nature competitions, these provisions were struck down by the Supreme Court, and Supreme Court held that these two provisions can be this after removing invalid provisions, what remains constitutes a complete code, and there is no necessity to declare the whole act invalid. ये बात समझ आ रही है? इस स्लाइड को लोग समझ पा रहे हैं क्या? ये स्लाइड को पढ़िए और मुझे बताइए, क्या मुझे समझाने की जरूरत है? समझ गए आप लोग? What remains constitute a complete code means, जो हम लोग पढ़ चुके हैं सब, है ना, कि इनवैलिड प्रोविजन को हटाने के बाद भी जो रह जाएगा वो अपने आप में कंप्लीट कोड है, उसका एक मीनिंग है, वो मीनिंगलेस नहीं हो जाता है वो। इसलिए देयर इज नो नेसेसिटी टू डिक्लेयर द होल एक्ट इनवैलिड, पूरे के पूरे अधिनियम को, संपूर्ण अधिनियम को अवैध घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है इनवैलिड प्रोविजंस को, ठीक है? गुड। In such cases, whether the valid parts of a statute are separable from invalid, देखो valid parts और invalid parts,
वेदर दीज पार्ट्स आर सेपरेबल और नॉट। अब आपने ये पता करना है कि वेदर, आपका यही देखना होगा ना। अब ये पेड़ और बॉडी तो है नहीं, वो तो एक इमेजिनरी इमेज थी एक आपको समझाने की। नाउ हाउ विल यू कम टू नो, क्वेश्चन यहां पर ये है कि नाउ आपके सामने टेस्ट ये है कि इसका पता कैसे करेंगे हम आपके लिए, है ना। अब कंप्लीट कोड है नहीं है, जो बचेगा, जो व्हाट विल रिमेन, कि उसको समझने के लिए कि ये सेपरेबल है या नहीं है, हाउ विल यू कम टू दैट कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कैसे कि दीज टू पार्ट्स, वैलिड पार्ट एंड इनवैलिड पार्ट, दीज कैन बी सेपरेटेड, what should be the criteria to determine that is the next part now, that is the next part. What is, how will you determine that these two parts, valid part and the invalid part, these are separable, इनको अलग अलग किया जा सकता है। and then for that purpose क्या है, please go to the slide, this is intention of the legislature, intention of the legislature is the determining factor, समझे। विधायिका का आशय, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर, विधायिका का उस एक्ट को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या था, आशय क्या था, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। मींस वही एक उसके बेस पर आप निर्णय लेंगे कि अब करेंगे कैसे। अब ये तो जाएंगे नहीं जज साहब कि सर आपने कानून बनाया था, प्लीज लेट मी नो व्हाट वाज योर इंटेंशन, आपने क्या सोच के एक्ट बनाया था, क्योंकि एक्ट तो 50 साल पहले बना हुआ होगा, वो वैसे भी चले गए होंगे। तो हाउ विल यू गेट द इंटेंशन, क्या देखना है आपने, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देखना है। क्या देखना है, विधायिका का आशय, उस कानून को बनाने से पहले उसका आशय क्या था। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, जैसे दिस वाज द प्राइज कंपटीशन एक्ट, आई टेक इट देयर, लेके ही जाते हैं इसको, कहां गया, ये रहा। सपोज in this case, this is what, price competition act, if we talk about this act, which act, price competition act. Now what was the, suppose for example we want to determine the what was the कि whether the is valid part and the invalid part of this statute price competition act separable or not, क्या उनको separate कर सकते हैं, नहीं कर सकते, then you will have to go to the intention of the legislature कि इस एक्ट को लाने के पीछे, इस प्राइस कंपटीशन एक्ट को लाने के पीछे what was the intention of the लेजिस्लेचर, और उस इंटेंशन के वास्ते देखिए क्या शब्द यूज किया उन्होंने, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिटरमाइनिंग फैक्टर, निर्णयकारी जो निर्णय जो लिया जाएगा जिसके बेस पर, वो है डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं। इसके बेस पे यू विल डिटरमाइन वेदर द वैलिड पार्ट और इनवैलिड पार्ट आर एक्सेप्टेबल और नॉट। एंड नाउ इंटेंशन का पता कैसे चलेगा, इंटेंशन का पता कैसे चलेगा, व्हाट इज द टेस्ट टू डिटरमाइन, एंड फॉर दैट पर्पस क्राइटेरिया इज दिस, द टेस्ट, देखिए स्लाइड ही बढ़ाता हूं सीधा आपको, द टेस्ट टू बी अप्लाइड इज वेदर द लेजिस्लेचर, व्हाट, वेदर द लेजिस्लेचर वुड हैव इनेक्टेड द वैलिड पार्ट इफ इट हैड नोन दैट द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट वाज इनवैलिड। नहीं आया समझ में ना, देखिए इनवैलिड, इसको मैं ऐसा करता हूं आपकी नजर इनायत के लिए। उन्होंने ये कहा कि इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से ना, नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा अभी। उन्होंने कहा कि अगर लेजिस्लेचर को ये पता होता, इफ इट हैड नोन दैट रिमेनिंग पार्ट इज इनवैलिड, है ना, तो क्या तब भी जो बचा हुआ पार्ट है, वैलिड पार्ट है, उसको उन्होंने इनेक्ट किया होता है, नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें हमारे एक इस वाले केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके जाते हैं, ओह यू सी दिस,
इसको हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हमने एक केस में था कि देख पा रहे हैं ना, स्लाइड ही देखते सीधे। देखिए Section 14 and the rest of the act. अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझ पाएंगे आप, कोई सा भी एक्ट है ये, ठीक। देखिए टेस्ट टू बी अप्लाइड इज वेदर द लेजिस्लेचर वुड हैव इनेक्टेड द वैलिड पार्ट। अगर किसी का सेक्शन 14 इज इनवैलिड पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज वैलिड, तो इन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर को अगर ये पता होता कि भाई इस एक्ट का सेक्शन 14 इनवैलिड है, अगर लेजिस्लेचर को पहले से ही ये भान होता, ये कल्पना कीजिए कि लेजिस्लेचर को अगर ये पता होता कि सेक्शन 14 विल बी इनवैलिड, तो क्या तब भी बाकी का बाकी एक्ट जो है लेजिस्लेचर ने बनाया होता, कानून बनाया होता या नहीं बनाया होता। बस कि सेक्शन 14 के बिना भी अगर ये बाकी का जो एक्ट है वो बनाया होता या नहीं, लेजिस्लेट किया होता या नहीं किया होता। यदि आंसर इज यस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेपरेबल हैं, इनको अलग अलग किया जा सकता है। प्लीज रेज हैंड। रेज हैंड मीन्स राइट डाउन इन योर चैट कि यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, प्लीज फास्ट, वरना दोबारा से, और जिनको समझ में नहीं आया वो जल्दी से लिख दें कि मुझे समझ में नहीं आया, वो जरूर लिखें। कभी कभी बार समझ में आया नहीं आया, प्लीज फास्ट। सो बेसिकली अगर समझ में आ गया सबको, तो दिस इज द टेस्ट, इंटेंशन ऑफ द टेस्ट थी। तो ये देखा जाएगा कि लेजिस्लेचर ने जो पार्ट बच गया, क्या तब भी लेजिस्लेचर उसको इनेक्ट करती? इफ यस, तो वी कैन से दीज आर सेपरेबल पार्ट। अभी हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? वेदर दीज टू पार्ट, वैलिड पार्ट एंड इनवैलिड पार्ट, वेदर दीज पार्ट्स आर सेपरेबल और नॉट। ये सेपरेबल है या नहीं है, यही डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट, फॉर दैट पर्पज, ये देख लीजिए, मुझे आपसे सर्वे भी लेना, ध्यान रखना भी। एंड इन डिटरमाइनिंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, it is legitimate to look into history of the legislation, object of the legislation, title and the preamble। क्या क्या लिख दिया? हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट, टाइटल, प्रीएम्बल। और अगर आपको समझना हो, इंटेंशन समझनी है लेजिस्लेचर की, देन यू शुड गो फॉर द हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन कि व्हाट इज द हिस्ट्री, व्हाई दिस एक्ट वाज इनेक्टेड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस legislation, what is the title and what is the preamble, what is the meaning, what are the indications of preamble। इन सबको पढ़ करके समझ करके आपको ये समझना पड़ेगा what was the intention of the legislature।
और अगर इंटेंशन लेजिस्लेचर की ये है कि इनवैलिड पार्ट के बावजूद भी कोर्ट ने लेजिस्लेचर ने वो एक्ट बनाया होता, तब हम कहेंगे दीज आर एक्सेप्टेबल, एंड देन इन दैट केस एंटायर स्टैट्यूट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी void, only the offending provision will be declared to be void. I hope you got it. Please write down. समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए मुझे, फास्ट। चलिए, अच्छा मेरा एक सर्वे है ना, एक सर्वे करना चाह रहा हूं मैं। एक मेरे दिमाग में खुराफात कई दिनों से घूम रही है, वो शांत आप ही लोग कर सकते हैं। वो ये है कि आई एम कंटेम्पलेटिंग कि भाई एक अलग से, ये वाली क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो जब जो हमारा प्रॉमिस है ये टाइम इस विदाउट डिस्टर्बिंग दिस, ऐसे ही आई एम विलिंग टू लॉन्च ए न्यू कोर्स, और टाइम हो उसके आपको थोड़ा अनयूजुअल लगेगा, 9 PM टू 12 नाइट, ये सोच के कि एक ऐसे ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप जो दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, किसी वजह से रात को उनका टाइम वेस्ट ही होता है, और मैं भी अपने टाइम को यूटिलाइज करूं, तो 9 से 12 3 घंटे का एकदम अपने आपने कंप्लीट लाइव क्लास का पैकेज मतलब अलग से। तो मुझे आपसे सर ये पूछना है कि एज ए स्टूडेंट, क्या अगर आपके पास, इमेजिन कीजिए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या आप लोगों को ये मतलब वुड इट बी एन अट्रैक्शन फॉर यू और नॉट? रात आराम से रात को पढ़ रहे हैं, या 6 to 9 AM स्टूडेंट्स को ज्यादा अपीलिंग होगा, और वर्किंग भी देखना आप लोगों में, वर्किंग का होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या है इससे पहले हम लॉन्च करें कोर्स को। तो पता चला फेलियर हो जाए, कुछ ही लोगों ने तो ना पढ़ाने में जाए, फिर प्लीज जल्दी लिख दीजिए ना, मैं बट प्लीज एवरीवन, सिक्स टू 9 बेटर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार हम लोग देर रात को पढ़ते रहते हैं, सुबह बहुत लेट उठते हैं। तो ये कि दिन में अपना पूरा काम धंधा निपटा कर इसको जहां घूमना फिरना रात आराम से, सब के सब अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी का भी। नाइन to 12 इज बेटर। तो इट कैन बी हिट। यस दीप्ति राजपाल, व्हाट ए गुड लॉजिक, यू सॉल्व माय प्रॉब्लम। सही बात है। चलिए तो कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कब सोना है ये तो कई बार हमारे हाथ में होता है कि 12 बजे के बाद ही सोएंगे, 2 बजे नींद, कई बार नींद नहीं आती है ना, लेकिन सो गए तो उठना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो 9 to 12 पे एक बार हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग भाई थोड़ा मुझे मुश्किल से लगता है, सो तो लेट भी जाएंगे, उठ एक बार सोने के बाद फिर तो कंप्लीट नींद ही होनी चाहिए। एनीवेज इसमें बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक खत्म करना था हमने। तो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस, एंड दिस इज हम लोग कर रहे थे। अब केस पर आ जाइए कि होता होलोहन, वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, प्लीज सी दिस। कि होता होलोहन, आपको नोट्स मिल गए इस बार। इन
above case it has been held as section 10 of what 10th schedule है ना, माइनस पैरा 7 रिमेन्स वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें खास बात करिए, देखिए इस ऐसे पढ़िए, पैरा 7 था, इसका जो पैरा 7 है 10th शेड्यूल का, कौन सा शेड्यूल का, 10वीं अनुसूची का जो पैरा 7 है, व्हाट इज द प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट स्पीकर्स डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी फाइनल। एंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान मत देना इस बात पे बिल्कुल भी, मैं कलर कर रहा हूं लेकिन आप ध्यान मत देना। नो कोर्ट कुड एग्जामिन इट्स वैलिडिटी, कोई भी कोर्ट इसकी वैलिडिटी को एग्जामिन नहीं करेगी। इट मीन्स व्हाट, दे हैव टेकन अवे दी जुडिशियल रिव्यू पावर, कि स्पीकर ने जो कह दिया डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, दैट शुड बी फाइनल एंड नो कोर्ट कुड एग्जामिन इट्स वैलिडिटी। इट मीन्स यू आर टेकिंग अवे दी power of judicial review, and judicial review is what, is the basic feature of the Indian constitution. So therefore para 7 was declared to be unconstitutional. समझे? So now this was para 7, this para 7 which has been declared, it was declared unconstitutional and it is severable. इसको बाकी उससे अलग कर सकते हैं फ्रॉम द मेन प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल इन दिस केस। सो द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल स्टैंड इंडिपेंडेंट ऑफ पैरा 7 एंड आर कंप्लीट इन देमसेल्फ एंड वर्केबल। समझे आप, नहीं समझे आप? सो 10th शेड्यूल में माइनस पैरा 7 रिमेन्स वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन वही सेम बातें हैं, बस उनका नंबर चेंज हो जाता है। सो कि होता होल को भी याद रखेंगे आप। तो विद दिस लास्ट केस योर टॉपिक ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी गोज। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आपने आरएमडीसी पढ़ा, रमेश थापर पढ़ा, इक्विवेलेंट पढ़ा, क्योथोलन पढ़ा, और भी पढ़े थे, उन सबकी लिस्ट बना लीजिएगा बस ये। सो अगर यहां से तक आप किसी को पूछना है, वी हैव 5 मिनट्स, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे अभी, है ना।